हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स को रिवाइज। आपको पता है कल हमारा एग्जाम है, तो आज हम पूरी की पूरी रिवीजन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। तो हमारा जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, दोनों के दोनों चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। अब देखो, रिवाइज करने का मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम बच्चों ने तो वाला चैप्टर कवर कर ही रखा होगा। तो मैं बेसिकली इस वाली वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि उस टॉपिक के अंदर क्या हो रही है। टॉपिक वाइज टॉपिक है, आप देखोगे ना बुक के अंदर जो मनी एंड क्रेडिट का पहला टॉपिक जो होगा वो बार्टर सिस्टम होगा। मतलब ऐसे लिखा नहीं होगा बार्टर सिस्टम, बट स्टार्टिंग में पहला टॉपिक बार्टर सिस्टम है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि टॉपिक में से किस वे में क्वेश्चन आएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे फॉर्म करना है। ओके। और ऐसे ही हम इसके साथ यानी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी है उसके साथ कर लेंगे। क्वेश्चन भी क्लियर, चैप्टर भी क्लियर। और अगर फिर भी आपको चैप्टर की वीडियो देखनी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखकर अपना चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। चलो जी, शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ, ये दिखा दूं आपको। मेन पॉइंट स्टडी का टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम एक ऐप है, सर्च करना मेन पॉइंट स्टडी 10। टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो जी शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विच इज प्रेजेंट इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है मनी उसको कैसे सॉल्व करता है। सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब चीजें की जगह चीजें एक्सचेंज करी जाती है, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। बहुत पुराने टाइम में यूज होता था। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास चावल है और आपको गेहूं चाहिए, ठीक है, और किसी के पास गेहूं है और उसको चावल चाहिए, तो एक्सचेंज हो जाता था। तो इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आपके पास वो होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए, और सामने वाले के पास वो होना चाहिए जो आपको चाहिए। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो होनी ही चाहिए तभी बार्टर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। बट जैसे ही मनी आ गया तो बार्टर जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, जो ये बार्टर सिस्टम था ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था। आपको ढूंढना पड़ता था ऐसे बंदे को जिसके पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए, और उसको जो चाहिए वो आपके पास है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। बट जब मनी आ गया तो बहुत ईजी हो गई ट्रांजेक्शन। आप पैसे दो, चीज़ ले लो, है ना। और साथ ही में मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज किया जाने लगा। ठीक है, वैल्यू को नापने के लिए, मेजर करने के लिए भी यूज किया जाने लगा। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, कभी कभार 1 किलो चावल की जगह 10 किलो गेहूं ले लेते थे, और कभी 1 किलो गेहूं की जगह 10 किलो चावल ले लेते थे। तो ये है ना, एक फिक्स वैल्यू नहीं थी, बट मनी के आने की वजह से वैल्यू जो होगी फिक्स हो गई। अब 1 किलो चावल जो है वो 100 रुपए के हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो 100 के ही हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई वी यूज मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पैसे को यूज क्यों करते हैं। ये जो हमारे हमारे पास इंडिया में नोट आता है ना, जिसपे लिखा होता है और गांधी जी की फोटो बनी होती है, हम उसका क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक कागज पे अपना सिग्नेचर कर दूं और 10 रुपए लिख दूं, क्या उसको हम यूज करते हैं एज अ मनी। द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। और मनी को ही क्यों करते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट छापती है उसी को क्यों यूज करते हैं। पहली बात तो ऑथोराइज बाय द इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा जो नोट होता है जो गवर्नमेंट छापती है वो ऑथोराइज होता है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो भी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करती है वही चलता है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर कोई भी दूसरा छापता है तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सप्लाई ऑफ मनी इज कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, ये जो आरबीआई है वही छापती है हमारे मनी को ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात आप याद रखना। इसीलिए ही हम क्या करते हैं, मनी का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई और जो डिमांड सप्लाई जो है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया में कोई भी आपकी करेंसी को, नोट को यूज करने से मना, मतलब लेने से मना नहीं कर सकता। फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए बस। और लास्ट है यूज फॉर मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को मेजर करने के लिए भी यूज होता है मनी, इसलिए हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, मैं दिखा चुका हूँ। उस टाइम 9200 बच्चे थे जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, अभी तो ज़्यादा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको नोट चाहिए हो, देखो पीडीएफ तो आपको मैंने बता दिया पीवाईक्यूज की टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बट अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो वेबसाइट बना रखी है mainpointstudy.in। वैसे तो अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से नोट्स। और अगर आपका कोई जूनियर हो जो 9th में पढ़ता हो तो उसको बता देना मेन पॉइंट स्टडी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हम तो अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, हम साथ में हैं कुछ ही दिनों के लिए, है ना। उसके बाद तो फिर हम अलग अलग हो जाएंगे, है ना। आप अपने उस रास्ते पे चले जाओगे। अगर आपने साइंस वगैरह ली तो, कॉमर्स वगैरह ली, और अगर आपने पोल साइंस वगैरह ली यानी आर्ट्स वगैरह ली, तो हम साथ रहेंगे शायद, है ना। और अगर नहीं भी लेते आप तो कोई दिक्कत नहीं यार, जो हमारे अलग अलग चैनल है ना, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, आगे देखो दे रखा होगा। ठीक है, हमारा जो मेन पॉइंट टेक का चैनल हो गया उसको सब्सक्राइब कर लेना, 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं।
ये भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये गेमिंग चैनल है, अभी कभी भी अगर फ्री फायर खेलने का मन हो मेरे साथ तो आ जाना इस चैनल पे, ठीक है। तो ये सारे चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो जी, अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसीडर एज मनी। तो सबसे पहले तो डिमांड डिपॉजिट को हम मनी की तरह क्यों कंसीडर करते हैं, पहले तो डिमांड डिपॉजिट सुन लो क्या होता है। बैंक के अंदर जो आप पैसे जमा कराते हो ना उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड पड़ने पर कभी भी आप उसे निकाल सकते हो, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। और उसको मनी क्यों कहा जाता है, उसको मनी इसलिए कहा जाता है कि पहली बात तो ये है कि आप पेमेंट करने के लिए उस बैंक के पैसे का यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे बैंक के अंदर 100 रुपये हैं, मेरे को पेमेंट करनी है, रिचार्ज करवाना है 10 रुपये का, तो मैं रिचार्ज करवा सकता हूँ, है ना। बैंक के अंदर जो पैसे हैं 100 रुपये वो डिमांड डिपॉजिट है, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ अपने रिचार्ज की पेमेंट करने में, ठीक है। तो इसलिए हम मनी को मतलब डिमांड डिपॉजिट को मनी की तरह कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोलेटरल। ये बड़ा सिंपल है। कोलेटरल वो चीज़ होती है जो बोरोवर ओन करता है। इस बोरोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला, ठीक है, उधार लेने वाला उसको कहते हैं बोरोवर। और जो लेंडर होता है वो होता है उधार देने वाला, उधार देने वाला। तो बेसिकली ये जो भी पर्सन होता है, जैसे मान लो आप मेरे से 1000 रुपये लेने आए, ठीक है, आपने बोला कि सर आप मेरे को 1000 रुपये दे दो, तो आप क्या हो गए, आप हो गए जी बोरोवर, और मैं पैसे दे रहा हूं तो मैं हो गया लेंडर। अब मेरे को सिक्योरिटी भी चाहिए, मेरे को अब आप मान लो 1000 रुपये लेकर भाग गए, तो आप कहते हो कि सर आप मेरी स्कूटी रख लो, तो वो जो स्कूटी है उसी को हम कहते हैं कोलेटरल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चैनल देख लिया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का स्टेट द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा था कि स्टेट बैंक यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका क्या क्या काम है। तो पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम मैंने आपको बता ही दिया था, करेंसी छापना है, इशू करना है। दूसरा ये क्या करता है, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं ना या फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं। अच्छा, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का क्या मतलब होता है, जो लोन देते हैं ना और जिन पर गवर्नमेंट नजर रख सकती है। जैसे बैंक लोन देता है, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा जाता है बैंक का। कोऑपरेटिव लोन देते हैं, उसका डेटा जाता है बैंक के पास, आरबीआई के पास या गवर्नमेंट के पास। तो वो क्या है, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है। तो इस पे नजर कौन रखता है, आरबीआई रखता है, ठीक है। और बैंक जो आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो ये भी देखता है कि बैंक अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन करके रख भी रहा है या नहीं। अब कैश बैलेंस क्या होता है, बेसिकली अगर जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो ना, तो बैंक सारे के सारे पैसों को, आपको पता होगा ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो बैंक है ना उन पैसों में से कुछ पार्ट को अपने पास रखता है और बाकी को लोन पे दे देता है ताकि उसको भी उससे इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो आरबीआई ये चेक करता है कि जो भी बैंक है ना वो सारे पैसों को लोन पे ना दे दे, कुछ पैसे अपने पास कैश रखे। ओके चलो जी, ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट है कि आरबीआई ये भी नजर रखता है कि सिर्फ अमीर लोगों को लोन ना दिया जाए, गरीब लोगों को भी लोन दिया जाए बैंक द्वारा, रीजनल बैंक जो छोटे छोटे बैंक होते हैं ना उनके द्वारा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बैंक की लोन एक्टिविटी बतानी है। तो आपको मैंने बता ही दिया, जब कोई पर्सन बैंक में पैसे जमा कराता है तो बैंक छोटा सा पोर्शन अपने पास रखता है, बाकी को वो लोन दे देता है, ठीक है। लोन दे देता है, मेजर पोर्शन को वो लोन देने के लिए दे देता है, लोन एक्सटेंड कर देता है। और उसके बाद वो क्या करता है, एक मीडिएट करता है बिटवीन डिपॉजिटर जो पैसे जमा करा रहा है और बोरोवर के बीच में। मान लो ये बैंक है, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये बैंक में जमा कराए, मैं हो गया कौन, डिपॉजिटर। आपको 100 रुपये की जरूरत पड़ गई, आप आए बैंक में, तो वो आप क्या हो गए, आप हो गए जी बोरोवर, ठीक है। तो मैंने 100 रुपये जमा कराए, तो बैंक क्या था, मैं आपको कुछ टाइम बाद 101 रुपये दूंगा। और फिर जब आप लेने गए ना, तो बैंक आपसे कहता कि मैं 100 रुपये दे तो रहा हूँ आपको, बट आपसे 110 रुपये लूंगा। तो फिर आपने क्या किया, आपने लोन लिया और आपने 110 रुपये बैंक को चुकाए। बैंक क्या करेगा, 110 रुपये में से 101 रुपये मेरे को दे देगा और बाकी जो 9 रुपये बचे वो बैंक की इनकम। तो ऐसे क्या करता है बैंक का, ये लोन एक्टिविटी है और ऐसे ही यही है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। और जो डिफरेंस होता है, बेसिकली जो बैंक है वो जो लेंडर होता है, मतलब जो बोरोवर होता है, जिससे वो मतलब बैंक जिसको लोन देता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है, देन दी डिपॉजिटर। यानी जो डिपॉजिटर जितने पैसे जमा कराता है उसको बहुत कम इंटरेस्ट देता है, बट लेता इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में डिफरेंस बताओ। ये बड़ा सिंपल है। फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन क्या होते हैं, बेसिकली ये वो सोर्स होते हैं जहाँ से आप लोन ले सकते हो और जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिसपे रूल और रेगुलेशन फॉलो होते हैं। जैसे कि बैंक इसका एग्जांपल है, बैंक पे गवर्नमेंट नजर रखती है तो वो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पे आ गया। कोऑपरेटिव पे गवर्नमेंट नजर रखती है तो वो क्या, फॉर्मल सोर्स पे आ गया। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन वो होते हैं जिसपे गवर्नमेंट नजर नहीं रखती,
या रख ही नहीं सकती। जैसे कि आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड से आपने लोन लिया, मनी लेंडर से लोन लिया, पड़ोसी से लोन लिया, रिलेटिव से लोन लिया, वर्कर से लोन लिया, ये क्या है, इनफॉर्मल लोन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है। ओके, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। बैंक में आप लोन लेने जाते हो तो वो गरीब लोगों को भी लोन दे देते हैं ताकि वो अपना सोशल वेलफेयर कर पाए। बट इसका जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का मोटिव क्या होता है, पैसे कमाना, प्रॉफिट मेकिंग। इसमें हमें कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं ना, बैंक वगैरह जो होते हैं, उसमें आपको कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है। बट आप जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन से लोन लेने जाते हो, पैसे लेने जाते हो, तो उसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी चीज़ को गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके जी, नेक्स्ट है कि दी आरबीआई रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सोर्स। यानी जो आरबीआई होता है वो क्या करता है कि नज़र रखता है हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पे, बैंक पे और कोऑपरेटिव पे, मैंने आपको बताया था। और इस पे तो कोई नज़र नहीं रखता हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पे। जो फॉर्मल, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल सोर्स ऑफ जो लोन होते हैं ना वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, बट ये जो इनफॉर्मल होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। यानी अगर बैंक ने आपको लोन दिया है 100 रुपये का, तो बैंक बोलेगा कि 10 रुपये और दे देना, यानी 10 रुपये इंटरेस्ट, यानी 110 रुपये दे देना। बट अगर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन से आपने लोन लिया है, तो वो अगर आपने 100 रुपये उसने दिए हैं आपको, तो वो अगले महीने बोलेगा कि हमको 200 रुपये दो, ठीक है। चलो, ये एग्जाम्पल लिखा है मनी लेंडर, मर्चेंट, वर्कर, रिलेटिव, फ्रेंड, और इसका एग्जाम्पल लिखा है बैंक और कोऑपरेटिव्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि why do most of the rural households still remain dependent on the informal source of credit। आज भी बहुत सारे गांव के अंदर ज़्यादातर लोग हैं ना साहूकार वगैरह से, जबकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, साहूकार वगैरह हो गए, मनी लेंडर हो गए, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, उन्हीं से ही लोन लेना पसंद करते हैं ज़्यादातर गांव के लोग। क्या रीज़न है? पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर गांव में बैंक नहीं होते, बैंक होते तो वो बैंक से लेते, और दूसरी बात है कि बैंक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, जो कि नहीं होते गरीब लोगों के पास, है ना। नेक्स्ट चीज़ है कि जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो बैंक है वो कोलेटरल भी रखवाता है, जो लोगों के पास नहीं होता, गरीब लोगों के पास। और साथ ही में जो रूरल के गांव के लोग हैं ना, उनको लगता है कि जो रिच हाउस होल्ड है या जो बड़े फार्मर है, उनसे लोन लेना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है, कोई झंझट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। बट बैंक जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेता है। तो इस वजह से जो हमारे ज़्यादातर आज भी हाउस होल्ड है ना, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ही डिपेंडेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बैंक जो है कुछ लोगों को लोन नहीं देता, ठीक है। व्हाट आर द रीजन व्हाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड दी सर्टेन बोरो। मतलब कुछ लोगों को लोन नहीं देता, रीज़न क्या है? रीज़न ये हो सकता है कि क्या पता कि उस पर्सन ने पहले से, जैसे मैंने पहले से लोन ले रखा था, मैंने लोन नहीं चुकाया, मैं एक और नया लोन लेने जाऊंगा ना, बैंक मेरे को लोन नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बैंक लोन नहीं देता। और अगर बैंक को लगता है कि इसकी औकात नहीं है लोन चुकाने की, जैसे मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला कि 1000 करोड़ का लोन दे दो मेरे को, बैंक कहेगा क्या करते हो? मैं कहा भाई यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो कहेगा 1000 करोड़ चुका पाओगे? मैं कहता नहीं चुका पाऊंगा, मैं भी विजय माल्या के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो वो कहेंगे कि नहीं, हम आपको बैंक में मतलब लोन नहीं दे सकते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोल ऑफ क्रेडिट इन दी कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कंट्री की डेवलपमेंट में जो क्रेडिट है यानी जो लोन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोन यानी ये जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है ना, वो एक कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो टैक्स भी देंगे, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इससे वो जॉब जनरेट करेंगे। जैसे आपने फैक्ट्री लगाई, अब पैसे आ गए, आपने बैंक से लोन लेकर फैक्ट्री लगाई, तो आप लोगों को जॉब भी दोगे, है ना। और कहीं ना कहीं से लोगों की इनकम बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है ना। और कंट्री की, आप कह सकते हो कोई पॉजिटिवली कंट्री को ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट करेगी। तो यही सारी की सारी चीज़ लिखी हुई है। और इससे कहीं ना कहीं जब लोन मिलता है ना, इजीली लोन मिल जाता है कभी किसी कंपनी को, तो उसको एक्सपैंड करने में भी हेल्प मिलती है, जिससे अल्टीमेटली कंट्री का ही फायदा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के 4 फायदे बताने हैं। सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सुन लो क्या होता है। अब देखो, एक जो नॉर्मल पर्सन होता है वो फंस गया। कैसे? वो बैंक में जाकर लोन ले नहीं सकता क्योंकि बैंक कोलेटरल मांगता है। वो साहूकार के पास जा नहीं सकता, साहूकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो एक नया तरीका जो है गाँव वालों ने निकाला था, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। इसमें क्या होता है, 15-20 मेंबर होते हैं, गांव के इकट्ठे हो जाते हैं और अपने पैसे इकट्ठे करवाते हैं, 15 से 20 रुपए, 100 रुपए इकट्ठे करवाते हैं टाइम टू टाइम। और उनमें से अगर किसी मेंबर को लोन चाहिए होता है तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो बैंक से भी छुट्टी, साहूकार के हायर लोन से भी छुट्टी, हायर इंटरेस्ट रेट से भी छुट्टी मिल जाती है। और अगर ये रेगुलर रहते हैं तो इनको बैंक भी बिना कोलेटरल के
लोन देने के लिए रेडी हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। ठीक है, जैसे मान लो भारत सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैंने अपने नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया और हम रेगुलरली पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो बैंक भी बोलेगा कि आप रेगुलरली पैसे इकट्ठा कर रहे हो तो ठीक है, हम आपको बिना कोलेटरल के लोन दे देंगे। क्योंकि कोलेटरल क्यों रखवाता है बैंक? जब उसे लगता है कि यार ये पैसे नहीं चुका पाएगा, बट जब बैंक को विश्वास हो जाता है कि पैसे चुका सकता है, देखो इन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो बैंक बिना कोलेटरल के भी लोन दे देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, इससे क्या होती है, इसका फायदा ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ना, और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। साथ में अगर वो रेगुलर रहते हैं तो वो मनी लेंडर से, अगर वो रेगुलर रहते हैं तो अच्छा खासा पैसा वो इकट्ठा कर पाते हैं, है ना, और उनको बैंक से भी लोन ईजिली मिल जाता है बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो साहूकार से भी छुट्टी पा लेते हैं और जो बैंक होते हैं उनके कोलेटरल वाले सिस्टम से भी छुट्टी पा लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से, जो पुअर लोग हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर। ऑलमोस्ट सेम ही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बोरोवर की कैसे हेल्प करता है, तो वही बात लिखी हुई है। कम इंटरेस्ट रेट होता है ना, मॉनेटरी हेल्प मिल जाती है मेंबर को रेगुलर बेसिस पे, जो भी उनके मेंबर होते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे और स्मॉल अमाउंट विदाउट कोलेटरल मिल जाता है ना, और अगर वो रेगुलर रहते हैं तो बैंक भी उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रोल बताने हैं कि क्रेडिट जो है, जो लोन जो अगर कोई लेता है तो वो उसको कैसे फायदा कैसे हो सकता है लोन से, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। देखो इसमें ना आप देखोगे इस क्वेश्चन में कहीं भी कंट्री इंडिया है ना ये नहीं लिखा, तो इसमें आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेना है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले रखा है, सलीम का शू मैन्युफैक्चरर है वो, है ना, जूते वगैरह बनाता है, उसने लोन लिया 3,000 पेयर के शूज बनाने के लिए और काम चल गया उसका, लोन चुका दिया उसने और उसको फायदा भी हो गया। तो ये पॉजिटिव फायदा भी है लोन का। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली क्रेडिट की। ओके चलो, और ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसमें आप इंटरनेट मतलब डिमांड ड्राफ्ट लिख सकते हो, ठीक है, चेक लिख सकते हो, और क्या लिखोगे आप, बैंक ट्रांसफर लिख सकते हो, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एक्सटेंड दी लोन एक्टिविटी इन दी रूरल एरिया। यानी रूरल एरिया में ज़्यादातर बैंक को लोगों को लोन क्यों देना चाहिए, ताकि वो साहूकार से बच सके, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं उनसे बच सके। वट आर दी बेनिफिट ऑफ दी डिपॉजिट विद दी बैंक। बैंक में जो आप पैसे जमा कराते हो उसका क्या फ़ायदा होता है आपको? सबसे बड़ी बात तो है फैसिलिटी मिल जाती है चेक वगैरह की, है ना, पैसे सेफ रहते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तो ये एक तरह से बेनिफिट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको दूसरे को पेमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि आपको अगर पेमेंट करनी है तो बैंक के अंदर जो पैसे जमा है, डिमांड डिपॉजिट है, उसका यूज़ पेमेंट करने के लिए भी कर सकते हो बाय चेक। ठीक है, या किसी भी थ्रू बाय यूपीआई वगैरह, जो भी पेमेंट वगैरह के मेथड होते हैं। चलो जी, अब आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। ये तो हमारी पीडीएफ हो चुकी है खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है, तो व्हेन डज क्रेडिट पुश द बोरोवर इनटू द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन लोन बिकम इम्पॉसिबल टू रीपे। जब लोन को पे करना इम्पॉसिबल हो जाए तो उसी को कहते हैं डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप कब होता है? जैसे मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लूंगा, मेरी फेवरेट कंट्री है, जब भी ऐसे एग्जांपल देना होता है पाकिस्तान याद आता है। तो पाकिस्तान ने पता क्या किया, चाइना से लोन लिया $2 बिलियन का। ठीक है, अब चाइना ने बोला इंटरेस्ट पे करो, वो कहते नहीं है। चाइना बोलता है दो, फिर ये समझ आ गया भाई लपेट देगा चाइना, तो फिर ये जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, उनसे बोलता है कि आप हमको है ना पैसे दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे, इंटरेस्ट पे दे दो, लोन पे दे दो। तो सऊदी अरेबिया कहता है ठीक है हम भी आपको लोन पे दे देंगे। तो सऊदी अरेबिया $2 बिलियन का लोन देता है, तो ये लोन चाइना को चुकाता है वो $2 बिलियन। तो यानी अब ये फंस चुका है, अब ये लोन को पे करने के लिए भी लोन लेगा, इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी लोन लेगा, तो इसे ही कहते हैं डेट ट्रैप। ठीक है, और अगर कोई कंट्री इसमें फंस जाती है तो वो कभी नहीं निकल पाती, और चाइना यही करता है, चाइना डेट ट्रैप में फंसाता है कंट्री को। ठीक है, चलो जैसे कि अभी श्रीलंका की हालत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है कौन सा, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऐसे 3 तरीके बताने हैं जिससे एमएनसी जो है वो किसी और कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सके, कंट्रोल कर सके या स्प्रेड कर सके। यानी एक देश की कंपनी कैसे दूसरे देश के अंदर अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो लोकल कंपनी के साथ, जैसे कि मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, उसको इंडिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो उसे नहीं पता चीज़ है, तो वो क्या करेगी, इंडिया की किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगी। तो ये पहला तरीका है। इससे लोकल कंपनी को भी फायदा होगा। कैसे? अब ये जो अमेरिका की कंपनी है ये न्यू टेक्नोलॉजी भी देगी, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी देगी। अब फ्री में तो पार्टनरशिप करेगी नहीं, पैसे वगैरह भी देगी, है ना, और साथ ही में उसको टेक्नोलॉजी हो गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें देगी, इससे फायदा होगा। ये पहला तरीका था।
दूसरा तरीका है कि वो डायरेक्टली लोकल कंपनी को खरीद ही लेगी, पहला पार्टनरशिप था, दूसरा खरीद ही लेगी, और ऐसा किया भी है। जैसे कि पारेख फूड्स ने, है ना, पारेख फूड्स को खरीद लिया था कारगिल फूड्स ने, और वॉलमार्ट को खरीद लिया था, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था वॉलमार्ट ने, है ना, जो अमेरिका की कंपनी है। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा हो गया कि लोकल कंपनी को एज ए सप्लायर की तरह यूज करे। जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने एक टाइम पर जूनियर असिस्टेंट की तरह वर्क किया था एक फुटवेयर कंपनी में। तो हम क्या करते थे कि जैसे रिलैक्सो वगैरह हमें ऑर्डर देता था, तो वो रॉ मटेरियल भी भेजता था, तो हम क्या करते थे, उनको शूज़ बना के देते थे और वो अपना टैग लगा के बेचते थे। ठीक है, तो उन्होंने हमको एज ए सप्लायर यूज़ किया, यानी बने बनाए प्रोडक्ट हमने उनको बना कर दिए और उन्होंने हमको पेमेंट कर दी और स्टिकर अपना लगा के बेचने लगे। तो ये क्या है, दैट इज़ कि उन्होंने क्या किया, लोकल कंपनी को एज ए सप्लायर यूज़ किया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोबारा से वेबसाइट है, ज्वाइन कर लेना, बाकी बच्चों को भी बता देना आप। ठीक है, यूट्यूब चैनल है, अच्छा ये ब्लॉगिंग चैनल है, आ जाना यार कभी मन करे तो। गेमिंग चैनल तो पता ही है आपको। और मेन पॉइंट टेक वाला चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, और वेबसाइट कैसे बना सकते हो आप। वेबसाइट बनाने के साथ साथ मैंने इसमें ये भी बताया है कि एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या फ़ायदा हुआ है इंडिया में। तो देखो तीन टाइप के लोगों को फायदा हुआ है। एक तो कंज्यूमर को फायदा हुआ है, प्रोड्यूसर को फायदा हुआ है, और वर्कर को भी फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, पहला फायदा तो ये हुआ है कि कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर को अलग अलग कंपनियां के ब्रांड मिल गए हैं। जैसे देखो इंडिया के अंदर आज ग्लोबलाइजेशन है, अलग अलग कंपनियां इंडिया के अंदर आ रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, है ना। तो दूसरी कंट्री के साथ हमारा तालमेल है, रिलेशन है, तो दूसरी कंट्री की कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर आ पाती है। तो इससे क्या है, इंडियन कंज्यूमर को बहुत सारी वेराइटी ऑफ चॉइस मिलने लगी है। ठीक है, और वो भी चीप प्राइस पे, और वो भी बढ़िया क्वालिटी के गुड्स मिलने लगे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर को क्या फायदा हुआ है, प्रोड्यूसर को फायदा ये हुआ है कि जब दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आती है, तो हमारी कंपनियां भी दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड कर रही है, जिससे वो भी एमएनसी बन रही है। ये पहला फायदा हुआ, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। दूसरा, हमको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है हमारे प्रोड्यूसर को, तो ये प्रोड्यूसर का फायदा है। वर्करों का क्या फायदा है, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट से निकलते हैं, है ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से बचते हैं और उनको जॉब वगैरह मिलती है, और कहीं ना कहीं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है, उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पता है कि दूसरी कंट्री की जो कंपनियां है, यानी जो एमएनसी है, एमएनसी की फुल फॉर्म पता है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, या मल्टीनेशनल कंपनी एक ही बात है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बेसिकली जो एमएनसी होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट दो चीज़ें कर रही है। पहली चीज़ तो हर जगह बना रही है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेसिकली ये वो एरिया होता है, क्योंकि देखो बाहर की कोई कंपनी है, उसको तो यही लगता होगा इंडिया खराब है ना, गंदगी है वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हमारी गवर्नमेंट उनको बताती है कि आप ऐसा मत सोचो, हमने आपके लिए अलग से जगह निकाल रखी है, आप यहाँ पर आओ, फैक्ट्री लगाओ, बिल्कुल आपके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है, जहाँ पर 24/7 बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाई क्लास फैसिलिटी दे रखी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वाटर वगैरह, रोड वगैरह एकदम बढ़िया है, स्टोरेज की फैसिलिटी भी एक नंबर है, आप यहाँ पर आके लगा सकते हो। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी एमएनसी SEZ में अपना प्लांट लगाती है, उनको 5 साल तक टैक्स भी नहीं देना पड़ता, टैक्स रिबेट मिलती है उनको। पहली चीज़ तो ये कर रही है इंडियन गवर्नमेंट एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, क्या कर रही है कि जो लेबर लॉज में, यानी जो कानून होते हैं ना, जो भी लेबर से रिलेटेड या वर्कर से रिलेटेड जो भी कानून हो रहे हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ताकि जो एमएनसी है वो डरे ना और लोगों को जॉब वगैरह दे, और अपनी जो प्लांट है वो अपनी मतलब इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जामिन एनी 3 कंडीशन विच शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय दी मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट। यानी एक जो एमएनसी है, वो अगर किसी कंट्री के अंदर प्लांट लगाती है, तो वो पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है। कभी भी दूसरी कंट्री के अंदर प्लांट लगाना, जैसे मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो सोच रही है कि हमें प्लांट लगाना है साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है ना, म्यांमार है। तो कहाँ लगाए, तो है ना, एमएनसी है ना, अपने दिमाग में 3 चीजें ध्यान रखती है। पहला लेबर, दूसरा मार्केट, तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी। पहला देखता है लेबर। गवर्नमेंट जो एमएनसी है वो ये देखती है कि जहां पर भी हम अपना प्लांट लगा रहे हैं, वहां पर क्या स्किल्ड लेबर है, क्योंकि वो खुद तो अमेरिका से तो बंदे पकड़ के लाएंगे नहीं, जहां भी फैक्ट्री लगाएंगे वहां के लोगों को जॉब पे देंगे।
तो इसलिए एमएनसी पहले ये चेक करती है कि जहाँ पर भी हम प्लांट लगाए वहाँ पर हमको स्किल्ड लेबर मिल जाए, चीप लेबर, सस्ते लेबर मिल जाए। दूसरा है वहाँ पर मार्केट भी हो, बेचने के लिए लोग भी हों, है ना, मतलब खरीदने के लिए लोग भी हों वहाँ पर। और तीसरा है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट एमएनसी को बंद करवाने में लग जाए। और इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट होते हैं कंपनी के, वो आपको चाइना में मिलेंगे। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चाइना में पहली बात तो लेबर सस्ते हैं, स्किल्ड भी हैं। दूसरी बात है मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है उनकी, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एमएनसी को सपोर्ट करती है ताकि वो कंट्री में आकर ट्रेड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी की इंप्रूव होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ा है, इसको बताना है आपको। तो ये आंसर आपको लिख देना है। देखो टेक्नोलॉजी के रैपिड इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो जो पहले चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था ना, वो बहुत लेट होता था। बट ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने की वजह से ये चीज़ बढ़ी है। और जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबलाइजेशन भी बहुत तेज़ हुआ है ना। और साथ ही में इंफॉर्मेशन के बढ़ने से सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे नहीं, हमारे कम्युनिकेशन पे, इंफॉर्मेशन पे, इंटरनेट वगैरह पे, इन सारी की सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और उनकी स्पीड जो है वो तेज़ हुई है, जिससे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और एक कंट्री जो है वो ग्लोबलाइजेशन, आप देखो ग्लोबलाइजेशन यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे कर सकती है, डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ आपको। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे होते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा ग्लोबलाइजेशन करना जिससे ऑलमोस्ट सबको फायदा हो और सबको ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिले। ठीक है, इसी को कहते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, गवर्नमेंट की बनती है कि वो फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करे। और कैसे कर सकती है वो ये पॉइंट लिख रखा है। अब सुनो फेयर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर all and also ensure that the benefit of the globalization are shared better. The government can play a major role in making this possible. ठीक है, कौन कौन क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट? पहली चीज तो गवर्नमेंट ये देख सकती है कि जो वर्कर है ना, जो एमएनसी, देखो एमएनसी है, एमएनसी फायदा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें बनवाएगी, कहीं ना कहीं वर्कर को शोषण कर सकती है, वर्कर से ज्यादा काम करवा सकती है। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा वर्करों को भी हो और उनसे जरूरत से ज्यादा काम ना करवाया जाए। ठीक है, तो यानी ग्लोबलाइजेशन का उनको भी फायदा होना चाहिए, पहला पॉइंट था। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं ना, स्मॉल प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है कि जैसे इंडिया है, इंडिया का आपको पता है चाइना की फोन कंपनी ने इंडिया के प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो कंपनी मेकर्स है या प्रोड्यूसर है उनको सपोर्ट कर सकती है, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट बैरियर लगा सकती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैरियर सुन लो क्या होता है। बेसिकली अगर कभी किसी कंट्री को मना करना होता है ना कि हम आपसे कुछ खरीदना नहीं चाहते, जैसे मान लो अगर मान लो इंडिया की गवर्नमेंट को चाइना के माल को रोकना हो, तो वो ये नहीं बोलेगी कि रुक जाओ चाइना से कुछ नहीं खरीदना, नहीं। गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी कि जी जो पहले 100% टैक्स था हम उस पर 200% टैक्स लगाते हैं, अब भेजो जो भेजना है। चाइना का बंदा भी सोचेगा कि यार अगर मैं 200% टैक्स दूंगा यहाँ पर, अगर वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो कौन खरीदेगा? चाइना सस्ता चीज़ें बेचता है इसलिए लोग खरीदते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगा सकते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे या कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो। और लास्ट है कि कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है वो डब्ल्यू एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका काम होता है पूरे कंट्री के जो पूरे वर्ल्ड के जो भी कंट्री है उनके ट्रेड वगैरह को देखना। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ को ये बोला जाए कि वो फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करे। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के जो भी रूल्स हैं उनको फेयरली इंप्लीमेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जी एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएनसी इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करा है एमएनसी ने? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। तो कंट्री को साथ में लाने में एमएनसी का क्या बहुत बड़ा रोल है। तो पहली बात तो यह है कि एमएनसी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। कैसे? सॉरी, मतलब मेरा ना बोलते बोलते गला दर्द हो रहा है, और मतलब आप देख भी सकते हो टाइम 1:24 हो रहे हैं रात के और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ जो है सही से सुनाई दे रही हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ रही हो, क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू। जो एमएनसी होती है वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर अपना प्लांट सेटअप नहीं करती, वो क्या करती है कि अलग अलग कंट्री के अंदर जो है वो चीज़ें लेती है और फिर प्रोडक्शन करती है। जैसे मैं समझाता हूँ,
आज है ना एमएनसी क्या करती है, जैसे वो क्या करती है, जैसे कार बनानी है तो इंजन मंगाएगी ब्राजील से, बॉडी मंगाएगी यहाँ से, पेंट मंगाएगी यहाँ से, सीट मंगाएगी यहाँ से, अलग अलग कंट्री से। तो वो क्या करती है, एमएनसी सारी की सारी कंट्रियों को एक साथ मिला रही है, इंटीग्रेट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रही है, यही बात लिखी हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में, यानी ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में और टेक्नोलॉजी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एमएनसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक कंपनी, एक एमएनसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो दूसरी कंट्री में जाती है तो वहाँ की कंपनी के साथ जब पार्टनरशिप करती है तो उनको टेक्नोलॉजी देती है। तो टेक्नोलॉजी का भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत बड़ा रोल है, किसका, एमएनसी का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, और इससे अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है कि जी हार्मफुल इफेक्ट बताने एमएनसी के। देखो होस्ट कंट्री पे, यानी फायदे तो हमने देख लिए थे एमएनसी के, अब थोड़े नुकसान भी देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट वाला तो हम कवर कर चुके हैं, नेगेटिव पॉइंट देख लो। तो एमएनसी का सबसे बुरा नुकसान होता है जी हमारे लोकल प्रोड्यूसर को, हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है ना, जैसे चाइना से बहुत सारे खिलौने आते हैं, तो इसकी वजह से जो इंडिया के टॉय मेकर्स है ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, जो ज़्यादातर एमएनसी है ना वो क्या करती है, सिर्फ रिच लोगों के लिए ही चीज़ें बनाती है, तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा गरीब लोगों को, पुअर लोगों को। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं जो एमएनसी है वो वर्करों का भी शोषण कर रही है, और को परमानेंटली हायर नहीं कर रही, तो एक तरह से उनको भी जॉब सिक्योरिटी रहती है, और कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल लेबर लॉ मांगती है, तो ज़्यादा काम करवाती है वर्कर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी, कि लिबरलाइजेशन क्या है, आपको पता है। चलो लिबरलाइजेशन बताने से पहले आपको समझना पड़ेगा पहले ट्रेड बैरियर क्या है। जो आपको मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स इंपोज कर सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये चीज ना आए हमारी कंट्री में, तो बेसिकली इसी चीज को ट्रेड बैरियर कहते हैं। देखो, द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। अगर गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन ट्रेड बढ़ा भी सकते, घटा भी सकती है। अब देखो, कोई चीज आ रही है अमेरिका से, है ना, उस पर मान लो 100% टैक्स लग रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मान लो 200% टैक्स लगा दे तो वो अमेरिका से चीज नहीं आएगी, महंगी हो जाएगी, तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर गवर्नमेंट बोले कि इस पर कोई टैक्स नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें आएगी। तो बेसिकली ट्रेड बैरियर से क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड को। ओके, 1991 से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ट्रेड बैरियर थे। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती थी कि हम किसी बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर आए और ट्रेड वगैरह करे, अपना बिजनेस वगैरह करे, तो इसलिए बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगा रखे थे। बट 1991 में एक पॉलिसी आई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, और वो ये देखो लिखा हुआ है। लिबरलाइजेशन में ये बात बोली गई थी कि जो भी ट्रेड बैरियर है ना उनको रिमूव करा जाएगा, ठीक है। रिमूविंग बैरियर और द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ओके, बाकी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी है, वो अभी आपके लिए काम का नहीं है, अभी आपके लिए यही काम है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का चलो फिर भी मतलब बता देता हूँ कि बहुत सारी इंडियन कंपनी को प्राइवेटाइज किया गया था, जैसे कि कम्युनिकेशन। आप अगर अपने दादा दादी से पूछोगे ना कि 1991 से पहले कितनी सिम की कंपनी का नाम सुना है, तो वो एमटीएनएल और बीएसएनएल ही बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्राइवेटाइज भी किया गया था बहुत सारी कंपनीज को, इंडस्ट्री को, और ग्लोबलाइजेशन ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी अदर अदर कंपनी, जब हम एलपीजी लेकर आए थे, बहुत सारी दूसरी कंट्री की कंपनियां इंडिया के अंदर आई। इससे हमारी इंडिया की कंपनी को भी दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड करने का मौका मिला, हमारी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आई, और हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनको अलग अलग वेराइटी की चीज़ें मिलने लगी, और वो भी चीपर प्राइस पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ फॉरेन ट्रेड बीन इंटीग्रेटिंग मार्केट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। यानी जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो कैसे बहुत सारी कंट्री को आपस में मिला रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड होता है तो जो जिस भी कंट्री के बीच में ट्रेड होता है उससे उस कंट्री का इंटीग्रेशन बढ़ता है, ठीक है। और आज क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे किसी कंट्री के साथ ट्रेड ज़्यादा होता है ना, तो चीज़ों के दाम भी इक्वल होने लगते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया और नेपाल में बहुत ट्रेड है, बहुत ज़्यादा ट्रेड है, बाय रोड जाता है हमारा तो सामान नेपाल में, और नेपाल से भी आता है। तो बेसिकली इस वजह से क्या होता है, इस वजह से चीज़ों के दाम जो होते हैं ऑलमोस्ट आप देखोगे इक्वल मिलेंगे, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बट बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे इंडिया और साउथ कोरिया में देखो चीज़ों का बहुत डिफरेंस है, मतलब प्राइसेस का बहुत डिफरेंस होगा, बट ऐसा आपको इंडिया और नेपाल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस ट्रेड ने, है तो नेपाल फॉरेन कंट्री ना, तो इस ट्रेड ने कहीं ना कहीं इंडिया को मतलब इंटीग्रेट कर दिया है हम दोनों कंट्रीज को, और प्राइजेस के मामले में भी, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो ये फॉरेन ट्रेड है वो बहुत सारे देशों की मार्केट को मिला देता है, और आप देखोगे इंडिया की और नेपाल की मार्केट में भी सेम सेम चीजें मिलेगी और उनको सेम सेम प्राइस पे मिलेगी। तो यही मतलब है इसका, ठीक है। और ये आंसर लिखा हुआ है। चलो
इसमें चाइना का एग्जाम्पल दे रखा है। बेसिकली चाइना में भी आप देखोगे इंडिया की चीज़ें, जब चाइना आप देखो आज चाइना के इतने सारे फ़ोन हैं इंडिया के अंदर, है ना, अलग अलग है। तो बेसिकली अब इंटीग्रेट हो गई है। अब कोई चाइनीज़ जो है, जब वो जो चीज़ें चाइना के अंदर उसको मिलती है वही चीज़ें इंडिया के अंदर हमको मिल रही है, तो इंटीग्रेट हो गई ना मार्केट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ डू जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है मैनेज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स लो, यानी कोई भी एमएनसी जो होती है वो अपना जो भी चीज़ों का दाम है वो सस्ता कैसे रख पाती है। चीज़ों को बनाने के लिए वो मतलब चीज़ें बनाने चीज़ें कम दामों पर बनाने में कैसे सक्सेसफुल है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, एमएनसी है ना, कोई भी कंपनी जब डालती है तो बहुत सारी, मतलब कोई भी फैक्ट्री डालती है तो बहुत सारी चीज़ें देखती है कि चीप लेबर होनी चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर करने वाली होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख कर ही, और एमएनसी ये भी देखती है कि कोई भी अगर कंट्री है जहाँ पर कोई सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा हो तो वो वहाँ से इम्पोर्ट करवा लेती है या वहीं पर अपनी फैक्ट्री खोल देती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों से ही एमएनसी जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो रख पाती है। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एमएनसी क्या करती है, जिस भी कंट्री में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, मार्केट प्लेस होता है, चीप लेबर होते हैं, वहाँ पर अपना प्लांट लगाती है, ठीक है, जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हो। इससे चीज़ों के दाम जो है वो सस्ते मतलब हो जाते हैं, उनकी चीज़ों का जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी वो चीज़ बनाती है एमएनसी, वो कम हो जाता है। ठीक है, चलो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनी है जिसने अपने प्लांट है ना चाइना में लगा रखे हैं। क्यों? चीप लेबर है और रॉ मटेरियल सस्ता है और रेगुलर जो है बड़ी मार्केट है, मार्केट बेस भी अच्छा है और गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर भी करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि हाउ हैव आर मार्केट बीन ट्रांसफॉर्म, यानी हमारी मार्केट कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई है। इसमें वही बताना है आपको कि 1991 से पहले कोई भी ज़्यादातर हमें एमएनसी देखने के लिए नहीं मिलती थी, बट जैसी 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई है हमारी मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आया है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। बहुत सारी अलग अलग कंपनी हमें देखने के लिए मिलती है, चाहे वो टीवी की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे कपड़ों की हो, गारमेंट्स की हो, मतलब जो भी है अलग अलग कंपनीज हमें देखने के लिए मिली है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये फ़ायदा हुआ है एक तरह से हमारे एलपीजी का, यानी ट्रांसफॉर्म हो गई है हमारी मार्केट। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ क्या है और डब्ल्यूटीओ का एम बताना है। तो मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, 1995 में बना था 1 जैन को। बेसिकली इसका काम है कि ट्रेड देखना किसी कंट्री के दरमियान, जो भी ये रूल्स और रेगुलेशन का पालन देखता है कि जो भी कंट्री है डब्ल्यूटीओ के अंदर वो रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो कर रही हो। ठीक है, साथ में हर कंट्री ये भी नज़र रखता है डब्ल्यूटीओ कि हर कंट्री अपनी पॉलिसी जो है उसको लिबरलाइज बना रही है नहीं बना रही है ना, कहीं ट्रेड बैरियर तो नहीं लगा रखे, ये भी देखती है हमारी डब्ल्यूटीओ। और साथ में डब्ल्यूटीओ ये भी देखती है, अच्छा बट डब्ल्यूटीओ की एक दिक्कत भी है, डब्ल्यूटीओ है ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्री पर ही अपना रोब झाड़ती है। वो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया, इनको कुछ नहीं बोलती, बट जो इंडिया है ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, उनको बोलते हैं कि जी आप ये करो ये करो। अरे क्यों करे भाई, डेवलप कंट्री को भी बोल। तो ये कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ थोड़ा भेदभाव करता है। ओके, चलो जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक्स भी रिवाइज हो चुकी है, आप सिर्फ जियोग्राफी रहती है, जियोग्राफी की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, और बाकी जो भी मैंने अपलोड किया है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिसेंट जो वीडियो है ना अभी 1-2 दिन में डाल रहा हूँ, उन सबको देख कर जाना। आपको आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ बच्चे, बहुत अच्छा एग्जाम करके आना। मैप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बच्चे सोच रहे हैं सर 3 नंबर का मैप है क्या फ़र्क पड़ता है, बेटा वो 3 नंबर का नहीं है। बच्चे ध्यान से देखो, वो 3 नंबर नहीं है, वो 7.5% है। 40 नंबर का पेपर है आपका, इस हिसाब से देखो आप। ठीक है, चलो आई होप कि आप मैप करके जाओ। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे मिल जाएगी आपको दिखाने की। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, या तो मैं कल लाइव लूँगा तो उसमें बता दूंगा, वैसे भी अभी पता नहीं सोने का कुछ सीन बनेगा भी नहीं बनेगा, या काम ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी जियोग्राफी की वीडियो भी बनानी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। ये देखो, ये जो मैप की वीडियो है ना, देख कर जाना दोस्त। अगर आपने ये कवर कर रखी है मैप, और वो भी ट्रिक के साथ बताया, नहीं ऐसे नहीं कि रट्टे लगवा दिए, नहीं, ट्रिक के साथ बताया। जैसे काकर जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मारमा गांव, गांव से गोवा की ट्रिक बताई थी मैंने, कहाँ पर है ये, अपना गोवा के अंदर है। मैंने आपको बताई थी क्या, काकरा पारा, ये काकरा खाकरा ये वाली चीज़ें कहाँ है, अपने गुजरात में, तो गुजरात हो गया। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पर है अपना, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ओके, और क्या था अपना सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, सिंपल, वेस्ट बंगाल।
ये तो बेसिक चीज़ है, तो पता होनी चाहिए। वेस्ट में हमारे सुभाष चंद्र बोस, या आप देखोगे ना जनरली जिनके नाम के आगे बोस लगता है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल से होते हैं, है ना। चलो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। बाकी ये देखो, ये जो रीसेंट वीडियो है टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, और ये हिस्ट्री और पोल साइंस रिवाइज करवाई थी, ये वाली है ना गलती से हो गई थी, 1 सेकंड की वीडियो है, गलती से हो गया था, ठीक है। आप इसको देखो, ठीक है, ये पूरा भूगोल रिवाइज करवाया था मैंने, है ना। और यहाँ पर ये जो है वो पूरा कहाँ गया, ये रहा पोल साइंस, और मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवाइज करवाया था, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। और ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है इनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। आई होप कि ये शायद आप ये लास्ट बार सुन रहे हो मेरी बात। जय हिंद। और अच्छा, एक प्रेजेंटेशन वाली वीडियो डालूंगा, उसको देख कर ही जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।